नमस्कार दोस्तों, मास पैथोलॉजी में आपका स्वागत है। दीपू चंद्र के साथ जो हुआ, जी हाँ, दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ, उससे मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पूरा विश्व हिला, क्योंकि हिंदू मरा था ना, तो विश्व नहीं हिलता। पर हाँ, हमारा देश, हमारा भारत और जो भारतीय नागरिक है, वो जरूर, हर भारतीय नागरिक हिला। हाँ, 80% लोग तो बहुत ज्यादा शॉक में हैं अभी भी। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज जहाक तनवीर जी के साथ, और हम जानेंगे कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, व्हाट डज बांग्लादेश वांट, एंड उसका ये पूरा, इसको हम लोग एक स्टडी करते हैं, इसको डायसेक्ट करते हैं। नमस्कार जहाक। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, आप सुनाइए। बस ठीक है। आए यार, दिल्ली पकड़ लिया मैंने आपको। नहीं अच्छा है। मतलब जब भी आपके पॉडकास्ट पे आते हैं और बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। काफ़ी चीज़ों पे ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होती है और जैसे बोलते हैं ना, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ द आइडियाज। तो काफ़ी जो है इंटरेस्ट होता है इसमें। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, आप ये बताइए, जो दीपू चंद्र दास की हत्या, बांग्लादेश में ये मैसेज दिया है कि रेडिकलाइजेशन पूरी अच्छी तरह हो गई है, या बांग्लादेश ने एक मैसेज भेजा है इंडिया के लिए? देखिए क्या? पायल जी, लोग जो है एक चीज़ यहाँ पकड़ नहीं पा रहे हैं। वो क्या है कि बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन नई चीज़ नहीं है। ये दीपू की जो हत्या हुई है, जिसके ऊपर ब्लास्फेमी चार्जेस लगाए गए, ये कॉमन ट्रेंड पाकिस्तान में था। और वहाँ के काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स इंक्लूडिंग उलमा, उन लोगों ने बोला है कि भाई ये आवाम का काम, पब्लिक का काम नहीं है कि किसी के ऊपर भी आप ब्लास्फेमी चार्जेस लगाओ और उनको मार दो। पाकिस्तान के लॉ में ब्लास्फेमी चार्ज है, मगर अभी तक तकरीबन 98 टू 100 डेथ्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें पब्लिक ने लोगों को मारा है, कोर्ट ने नहीं मारा है। कोर्ट ने 1 या 2 आदमियों को डेथ पेनल्टी दी थी, मगर मेजॉरिटी जो मरे हैं पाकिस्तान के अंदर वो लोगों ने मारा है। और दूसरी बात, मरने वाले कौन थे? जिसमें से 1-2 आपको अहमदी मिलेंगे, बाकी सब सुन्नी ने सुन्नी को मारा है। रीजन उसका यह है कि ब्लास्फेमी लॉ जो है ना, ये एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है। लोग जो है इसको यूज करते हैं, किसी के साथ जमीन का मसला हो गया, किसी के साथ कुछ और पर्सनल दुश्मनी हो गई, उसके ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस लगाओ, उसको पब्लिक में बदनाम करो, उसको मार दो। ठीक है, तो पाकिस्तान में ये तो था ही। अब बांग्लादेश की जब आप बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या नई चीज है, नहीं, बांग्लादेश में भी पुरानी चीज है। अगर आपको याद होगा 1946 में जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, तो उस टाइम पे वहां का सीएम कौन था? सोहरवर्दी। और सोहरवर्दी ने क्या किया था? उसने सारी सिक्योरिटी हटा दी थी। और आज जो आप बांग्लादेश में देख रहे हैं कि पुलिस वाले खुद ले जाके उसको बाहर छोड़ रहे हैं, दीपू को। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि नई चीज? अरे 1946 में हुई थी, जब मुस्लिम लीग ने ये कहा था कि ईस्ट बांग्लादेश जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, तो उस टाइम पे डायरेक्ट एक्शन डे में इन्होंने पुलिस को हटाया था। और दंगाइयों को और मिलिशियाज जो थे, वो गुलाम सरवर हुसैनी की जो मिलिशिया थी, उनको उन्होंने खुली छूट दे दी थी कि भाई मारो जिसको मारना है। और बेतुक्का लोगों को उन्होंने मारा था उस टाइम पे, और खासतौर पे हिंदुओं को उन्होंने टारगेट बनाया था। अब यहाँ पे बहरम से मारा है इसको। बिल्कुल। और ये देखिए हिपोक्रेसी, स्पेशली द लेफ्ट की हिपोक्रेसी देखिए। जूडियो के बाहर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, मैकडोनल्ड्स के बाहर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, महिंद्रा के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हो कि भाई वहां पे जो है फलस्तीन में लोग, बच्चे मर रहे हैं। ठीक है, आई मीन बीइंग एन ह्यूमन, यू एंड आई, वी ऑल्सो सपोर्ट पैलेस्टाइन कि वहां पे बच्चे बूढ़े नहीं मरना चाहिए। मगर ये जो हमारा आउटरीच होता है ना, ये बहुत सेलेक्टिव है। सूडान में मरे तो कुछ नहीं, यमन में मरे तो कुछ नहीं, हाँ, सीरिया में और इराक में इतने लोग मरे तो कुछ नहीं। अब यहाँ बांग्लादेश के अंदर वो बेचारे हिंदू को मॉब लिंचिंग करके मार दिए, जला दिए, जिंदा जला दिए उसको वहां पे। तो किसी ने मुंह तक नहीं खोला है। जितने लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स वाले हैं, ये सब अपने आप का जो बड़ा मतलब तमगा लेके घूमते हैं कि भाई हम ह्यूमन राइट्स वाले हैं, आप देखिए किसी ने रिएक्शन ही नहीं दिया इसके ऊपर। क्यों? ये तो भाई आपकी हिपोक्रेसी हो गई। तो आप जो बांग्लादेश में देख रहे हो, द राइज ऑफ रेडिकलाइजेशन, ये पुराना था, मगर मोहम्मद यूनुस के आने के बाद ये एम्बोल्डन हो चुके हैं। शेख हसीना के टाइम पे इतना नहीं था। शेख हसीना इनको इनके कुलों पर मार मार के इनको जो है ना बंद कर देती थी। रेडिकलाइजेशन राइज पे नहीं था। तो क्या बोलते थे? अरे शेख हसीना मुसलमान ही नहीं है, शेख हसीना इंडिया की एजेंट है, शेख हसीना आरएसएस की एजेंट है। अब शेख हसीना की गवर्नमेंट चली गई, मोहम्मद यूनुस की आई, तो अब जो है इनको एम्बोल्डन कर दिया गया है। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, चाहे वो बांग्लादेश हो कि इजिप्ट हो कि टूनिशिया हो या कोई भी ऐसा मुस्लिम कंट्री हो जहां पर मुस्लिम ब्रदरहुड या रेडिकल एलिमेंट्स को पावर मिला है, तो ये पावर विद द ब्लेसिंग ऑफ द वेस्ट मिला है। ये वेस्ट के बिना नहीं हो सकता। अब आप
ये पूरा नक्शा देखिए आप, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ पे जितने कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं, अपराइजिंग्स हुए हैं, ये सारा कुछ इंडिया को टारगेट करने के लिए है, कमजोर करने के लिए। कमजोर करने के लिए। अच्छा, मुझे बताइए, जो हादी नाम के एक स्टूडेंट को हटाया, की हत्या हुई, उसके बाद एक और स्टूडेंट की हत्या हो गई, तो इसमें कौन इन्वॉल्व है और क्यों? मतलब सारा इल्जाम इंडिया पे क्यों आ रहा है? मतलब आईएसआई क्या चाहता है? जान के चाहता है कि रिफ्ट होए बांग्लादेश और इंडिया में, और हमारा ज्यादा ईस्ट, हमारे जो ईस्ट साइड ऑफ इंडिया है वो भी इतना ज्यादा हिला हुआ रहे, और वहां पे ऐसी हलचल बनी रहे जिससे कि पाकिस्तान को फायदा होता है उससे, देखिए ध्यान उधर रहे इंडिया का। देखिए, पाकिस्तान के जहनो दिमाग में आज भी 1971 ताज़ा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था, मानेक शॉ उस टाइम पे थे, जी जी जी। और फिर वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर 91 to 93,000 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, जी उन लोगों ने बाकायदा अपनी पतलून उतारी सरेंडर के टाइम पे। तो बहुत बड़ी जिल्लत है पाकिस्तान के लिए ये। और फिर बांग्लादेश आज़ाद हुआ, बांग्लादेश लिबरेट हुआ, और बंगाली को कितना मारा इन लोगों ने, बांग्लादेशी औरतों के साथ क्या क्या नहीं किया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बना के पाकिस्तान आर्मी ने भूल गए सब भूल गए। अब ये बांग्लादेशी जो बंगाली जो पाकिस्तानियों के साथ आज जो घुल मिल रहे हैं, जो लई लप्पा खेल रहे हैं लोग, तो इन लोगों को अकल होनी चाहिए कि इनके दादी परदादी को इन्हीं पाकिस्तान की आर्मी ने इज्जत लूटी थी, और आज उनके साथ आप तुम कह रहे हो ये हमारा मुसलमान भाई है। तो ये तो है ही, मगर दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के ज़ख्म अभी भी ताज़ा है, और पाकिस्तान इसी ज़ख्म को लेकर बैठा हुआ है कि इंडिया से वो बदला लेना है। इसलिए ये सारे जो है गेम्स चल रहे हैं, और ख़ासतौर पे मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आने के बाद तो जो है पाकिस्तान के और बांग्लादेश के अंदर रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांग हुए। एक और चीज़, टर्की का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो टर्की के बैरक्तार ड्रोन्स जो है बांग्लादेश ने खरीदे, और ख़ास तौर पे इनको बेचा भी गया है, और टर्की भी इस रीजन में काफ़ी एक्टिव हो रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर। आप ये समझ के चलिए पायल जी कि इंडिया के तरफ में जितने कंट्रीज हैं ये सारे पपेट रिजीम्स हैं, ठीक है। इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहां पर पपेट रिजीम नहीं है, स्पेशली द मोदी गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट मुझे महीना पैसे दे रही है तो मैं ऐसे बोलूँ तो हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो बात है, इल्जाम यही आएगा आप पे। हाँ, इल्जाम यही आएगा, मगर जो बात है वो बात है कि मोदी गवर्नमेंट है, मोदी जैसी लीडरशिप है, और नेटिव लीडरशिप है ना मोदी की। सोनिया गांधी जी, वो वेटिकन कनेक्शन है उनका, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का जो है एक फॉरेन एजेंडा या फॉरेन कोलैबोरेशन या कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। मगर मोदी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो नेटिव गवर्नमेंट है, और वो ज़्यादातर नेटिव के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और ज़्यादा आप देखिए जितने हिट जॉब्स हो रहे हैं मोदी के खिलाफ, आज से नहीं पिछले 3-4 साल से चल रहे हैं, ज्यादा हो गया। चाहे वो BBC डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में हो, या फिर वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो अदानी के खिलाफ आई थी वो है, या किसी भी टाइप का आप एजेंडा देखिए। आप वोट चोरी चला इंडिया के अंदर, और जो है बताया गया कि भाई ये इलेक्शन कमीशन बिक चुका है, वोट चोरी हो गई, ये सब क्या है? ये सारे अटेम्प्ट्स हैं इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और थैंक्स टू द गवर्नमेंट और थैंक्स टू द एजेंसीज, इंडिया की एजेंसीज बहुत तेज हैं, कश्मीर से लेके नीचे पूरा कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेके उधर जो है नॉर्थ ईस्ट तक, इतनी स्ट्रांग जो है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं कि ये सारी चीज़ों को कंटेन करके रखी हुई हैं। नहीं, पर ये जो स्टूडेंट्स की हत्या होना, वो आई डोंट थिंक सो इंडिया करा रहा है। जो बांग्लादेश के लोग बोल रहे हैं वहां पे, इंडिया ने कराया, इंडिया करा रहा है, इंडिया करा रहा है, इंडिया क्यों कराएगा? स्टूडेंट की हत्या इंडिया क्यों कराएगा? देखिए, इनके आपस में ही इतने फड्डे होते हैं, ये आपस में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं इनकी, शेख हसीना, खालिदा जिया, हाँ, और ये मोहम्मद यूनुस, ये अलग अलग फैक्शंस, खुद इतने खतरनाक फैक्शंस उनके पास है बांग्लादेश में। आप देखिए, पिछले साल जब मैं सऊदी में था तो साथ में जितने बांग्लादेशियों को मैंने देखा, ड्रग्स, लड़कियों का कारोबार, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, ये आपस में इतने खतरनाक ग्रुप्स और फैक्शंस और कल्ट्स हैं इनके पास। इंडिया को ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे इन्वॉल्व होने की। ये आपस में इतना मारकाट करते हैं, इतना लड़ते हैं। अब चलिए मैं एक बात बताता हूँ, रियाद में हारा नाम का एक एरिया है। कौन सा? हारा बोलते हैं उसको, असल में वो हाई अल वज़रात है उसका असल नाम। तो हारा में आप जाइए तो एक एरिया होता है, वहाँ पे सारे रहते हैं हैदराबादी, बिल्कुल उसके बगल में रहते हैं सारे बांग्लादेशी, ठीक है। अब खालिदा जिया और शेख हसीना की पार्टी का कुछ मसला हुआ, जीजा और साला। अब आप सुनिए, जीजा और साला, जीजा सपोर्ट करता है एक पार्टी को, साला सपोर्ट करता है एक पार्टी को। तो ये पार्टी जीत गई
तो वो जो हारा के एरिया में जो मारकाट हुई, जो बंगालियों ने बंगालियों को मारा, जीजे ने साले को मार दिया सिर्फ इस पे कि ये पार्टी का सपोर्टर है, ये पार्टी का सपोर्टर है। यही नहीं बल्कि इनके अंदर इतना खतरनाक मतलब एग्रेशन होता है, ये किसी को नहीं सुनते। तो आप मुझे बताइए कि इनके अंदर ही खुद जो है इतने, अब तबलीगी जमात का इज्तिमा हुआ था बांग्लादेश के अंदर, मैं समझता हूँ 3-4 साल 5 साल पहले। तो मौलाना साद और मौलाना जुबैर, ये दोनों के फैक्शंस बांग्लादेश के अंदर एक दूसरे को एकदम मारकाट, जमात के इज्तिमा के अंदर, एक ही जमात के। अब आप बताइए इसमें इंडिया थोड़ी है, आरएसएस थोड़ी करवा रही है। अरे मौलाना साद मौलाना जुबैर से आरएसएस का, इंडिया का, बीजेपी का क्या लेना देना है? तो मैं मोटा मोटा ये बता रहा हूँ आपको कि इनके आपस में ही इतनी दुश्मनियां हैं, एक दूसरे के ऊपर इतना मारकाट चलता रहता है इनके पास। इंडिया के ऊपर ब्लेम डालने से फायदा नहीं है, ये आपका मसला है, आप देखो। अरे इंडिया चुप है और कोई एक्शन भी नहीं ले रहा। मोदी गवर्नमेंट तो बिल्कुल क्वाइट है। चाहे हम हिंदू सारे पीछे पड़े हैं कि हिंदू मारे जा रहे हैं, वहाँ पे ब्लास्फेमी के का एक इल्जाम लगवा के उसमें हिंदू सफर कर रहे हैं, वहाँ पे जो विमेन के साथ हो रहा है किडनैपिंग, रेपिंग एंड ऑल, रेप एंड ऑल दैट। चुप भी है, कोई एक्शन भी नहीं ले रही, कुछ बोल नहीं रहे, वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है। तो आपको लगता है ये स्ट्रैटेजी सही है, ठीक है? इसमें 2-3 चीजें हैं। यहाँ पे पब्लिक तो इन्वॉल्व है, जर्नलिस्ट इन्वॉल्व है, वॉइसेस इसके अंदर इन्वॉल्व है, बट एज अ गवर्नमेंट उनको इन्वॉल्व होने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो आप जैसे बता रहे हैं वेट एंड वॉच, ऑब्वियसली ये प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको वो, जब वो फुलफिल होंगे तभी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे 1971 में इंडिया तुरंत इन्वॉल्व नहीं हुआ, जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी आर्मी यहाँ से वहाँ आ रही है, देन उन्होंने देखा कि अमेरिकन नेवी पहुँच चुकी थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो इंडिया के पास भी एक जस्टिफिकेशन होता है इन्वॉल्व होने के लिए। तो वो इन्वॉल्वमेंट तब हुआ जब उनके पास जस्टिफिकेशन था। अभी इंडिया वेट एंड वॉच कर रही है, ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है। ये अलग बात है कि वो इल्ज़ाम इंडिया पे लगा रहे हैं, तो इंडियन एमईए जो है वो अपना क्लैरिफिकेशन दे देते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, उनका ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आ जाता है। मगर रही बात इंटरवेंशन की, इंटरफेरेंस की, या फिर उसमें इन्वॉल्व होना है कि नहीं होना है, ये तो एज पर द यूएन रेजोल्यूशन ये है कि अगर आपके 2 नेबर्स में या कहीं नेबरिंग स्टेट में, कंट्री में कुछ टर्मोइल हो जाता है, तो रेफ्यूजी इन्फ्लक्स आपके कंट्री पे इम्पैक्ट करेगा। रेफ्यूजीज, इलीगल माइग्रेंट से बहुत प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकता है। तो उस केस में यूएन खुद आपको इजाज़त देता है कि यू कैन इंटरवीन, जो 1971 में उन्होंने किया था। तो जैसे बहरीन में अपराइजिंग हो रही तो सऊदी इंटरफियर किया, यमन में चल रहा था तो सऊदी वहाँ पे इंटरफियर किया। तो ये तब हो सकता है जब आपके नेबरिंग स्टेट में ये प्रॉब्लम चल रही है। तो अभी इंडिया तो अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। मोदी गवर्नमेंट भी बैठ के देख रही है, जैसे सिचुएशन आगे बढ़ेगी तब देखेंगे क्या करना है। आपकी हमको थोड़ा जमात इस्लामी बांग्लादेश के बारे में कुछ बताइए। ये किस फिरके को फॉलो करते हैं और क्या करना चाहते हैं बांग्लादेश में, और इंडिया बांग्लादेश रिलेशन क्या उसके बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा अगर ये लोग पावर में आ जाएंगे? तो एक बात मैं ऑडियंस को बताना ज़रूरी समझता हूँ, चूंकि ये क्वेश्चन पायल भयाना जी कर रही हैं तिलक लगाकर, तो आप लोग ये इंप्रेशन में मत रहिए देखो हिंदू जमात इस्लामी को टारगेट कर रहे हैं तो मतलब जमात इस्लामी सही है। ये बेवकूफ़ी वाला जो जहन है इससे थोड़ा सा बाहर निकले, और मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को ये आप सुनने की और समझने की कोशिश करिए। रही बात जमात इस्लामी की जो आप पूछ रहे हैं, रूबिका लियाकत जी के साथ मेरा एक डिबेट पे उन्होंने मुझे इनवाइट किया था दिल्ली ब्लास्ट के बाद। मैंने यही बात वहाँ पे कही कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन किया है, जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने जमात इस्लामी को कश्मीर में बैन किया है, इसी तरीके से जमात इस्लामी को पूरे इंडिया में, बल्कि उनके सारे लिटरेचर को बैन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि द सोर्स ऑफ टेररिज्म, द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द टेररिज्म कम्स फ्रॉम जमात इस्लामी। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में मशहूर है कि भाई वो वहाबी अहले हदीस सलफ़ी है, मगर वो वहाबी अहले हदीस सलफ़ी नहीं, उनके फादर वो जमात इस्लामी के थे। और जाकिर नाइक ने खुद कहा है कि भाई मैं इंस्पिरेशन इसरार अहमद से लिया था और मैं पर्सनली उनसे जाके मिला हूँ। तो आप जितने बड़े बड़े ये फिगर हेड्स देखेंगे, ये आप देखेंगे कि इनकी तारें जाके जमात इस्लामी से जुड़ेंगी। ठीक है, कश्मीर के अंदर जो इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम था, मिलिटेंट्स का प्रॉब्लम था, और जमात इस्लामी का लिटरेचर ही तो वहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको
सीधे सीधे बैन कर दिया, ठीक है, जमात इस्लामी को। बट जमात इस्लामी हिंद को नहीं किया, क्योंकि जमात इस्लामी हिंद जो है वो चैरिटी और ये सब चीज़ों में ज़्यादा रहती है और उनका एक फ्रंट अलग है, तो वो लोग ये सारी चीज़ों में नहीं रहते। इनफैक्ट उनके दरमियान में खुद लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। सीमी जो निकली थी वो जमात इस्लामी से ही निकली थी, क्योंकि सीमी को लगा कि अरे ये क्या आप लोग जो है खीर पूरी खा रहे हो, बल्कि हमको इकामत दीन और खिलाफत कायम करना है। तो उन लोगों ने जमात इस्लामी की लीडरशिप से बगावत की और फिर उन्होंने सीमी बनाई थी। अब वो सीमी बैन हुई तो पीएफआई बनी। तो आप देखेंगे इंडिया के अंदर जितनी मिलिटेंट और रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस उठी हैं, इनकी तारें आपको जाके जमात इस्लामी और इखवान से ही मिलेंगी। अब आप कहेंगे कि नहीं भाई, लश्कर तैयबा तो अहले हदीस ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो जमात इस्लामी नहीं है। लश्कर तैयबा से एसोसिएटेड कुछ लोग थे सऊदी अरब में 2002-3 की बात बता रहा हूँ, जब तो हम इंटरमीडिएट वगैरह में हुआ करते थे। उस टाइम पे हमने पहली बार इखवानुल मुस्लिमीन का नाम सुना था। इंडिया में कोई वाकिफ ही नहीं था उस टाइम पे इखवानुल मुस्लिमीन के नाम से, बच्चे थे हम उस टाइम पे, हमने सुना था। क्यों सुना था? क्योंकि वो जो आइडियाज आए थे लश्कर तैयबा के थ्रू, वो इखवानुल मुस्लिमीन से आए थे। तो आप देखिए, चाहे वो हमास मॉडल देख लीजिए, चाहे वो कश्मीर इंसर्जेंसी देख लीजिए, या फिर आप मिडिल ईस्ट के अंदर कहीं भी टर्मोइल चल रहा है, अब वहां पे जाके गौर करिए, जूम इन करिए, आपको वहां पे मुस्लिम ब्रदरहुड और जमात इस्लामी ही मिलेगा। तो इसका अगर बांग्लादेश में ये पावर में आ जाते हैं तो इंडिया पे क्या असर होगा? देखिए, बांग्लादेश में ये लोग थे, पहले भी थे, क्योंकि जमात इस्लामी ये प्रो पाकिस्तान है और सबसे डेंजरस जो जमात है वो जमात इस्लामी पाकिस्तान है, ठीक है। तो जो बांग्लादेश की जमात इस्लामी है, बांग्लादेश की जमात इस्लामी, इनका एसोसिएशन डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ है, आईएसआई के साथ है, ठीक है। जब 1971 में मसला चल रहा था लिबरेशन का, उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो मिलिशियास थे वो मिलिशियास जमात इस्लामी से ही उठे थे। हाँ, जो इन लोगों को उन्होंने मारा था, वहाँ के बंगालियों को मारा था, पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलके जो रजाकार थे, मिलिशियास थे, वो रजाकार सारे के सारे जमात इस्लामी के थे। तो जमात इस्लामी बेसिकली, ऐसा आप ये नहीं बोल सकते कि कौन से स्कूल ऑफ थॉट से है ये एक नज़रिया है, एक आइडियोलॉजी है। आप जमात इस्लामी के नज़रिया और आइडियोलॉजी वाला आपको अहले हदीस के अंदर भी मिलेगा, देवबंदी में भी मिलेगा, बरेलवी में भी मिलेगा, आपको शिया के साथ बहुत ज़्यादा इनका आपको उठना लगता बैठना है है। एंटी इंडिया ये लोग टेररिज्म कर सकते हैं अगर ये पावर में आते हैं तो? बिल्कुल कर सकते हैं, इनका एम्बिशन ही है एंटी इंडिया टेररिज्म करना, और इनको डायरेक्टली सपोर्ट है पाकिस्तान आईएसआई का और टर्की, क्योंकि जमात इस्लामी का सीधा तार जुड़ता है टर्की से। जमात इस्लामी के जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सारे टर्की में बैठे हुए हैं। कश्मीर के बड़े बड़े जो जमात इस्लामी के लीडर्स थे एग्जाइल में कहाँ भागे? टर्की भागे, ये सब टर्की में है। इंडिया से जो हार्ड कोर जमात इस्लामी होते हैं ना, आइडियोलॉजिकल जमात इस्लामी, ये वो नहीं वो झंडे लेके रोड पे प्रोटेस्ट करने वाले, वो तो यूजफुल इडियट्स हैं, ठीक है, उनको तो छोड़ दीजिए। वो आज झंडा लेके प्रोटेस्ट करेंगे, शाम को जाएंगे मूवी थिएटर में आपको नजर आएंगे। जो आइडियोलॉजिकली जो होते हैं ना, एकदम तेज जो होते हैं, आप देखेंगे कि इंडिया से अगर वो माइग्रेट करेंगे तो वो वेस्ट माइग्रेट नहीं करेंगे, वो टर्की जाके टर्की की सिटीजनशिप लेंगे। ऐसे मैं बहुत सारे लोगों के नाम जानता हूँ जो इंडिया से निकले, डायरेक्ट गए टर्की में, जाके उन्होंने सिटीजनशिप ली। तो ये आइडियोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग लोग होते हैं और इनका डायरेक्ट कनेक्शन टर्की से होता है। अच्छा, अब हम आते हैं जैसे सऊदी, वैसे तो बहुत मॉडर्न है, खुद तो मुस्लिम ब्रदरहुड के अगेंस्ट है और अपने बहुत फंडास क्लियर है अपने लिए। बांग्लादेश के लिए कुछ नहीं बोलता है सऊदी, ना नहीं, ये कुछ बोलता है। सऊदी का ऐसा है, सऊदी की हमेशा से पॉलिसी नॉन इंटरफियरेंस रही है। अरब कंट्रीज का अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है जीसीसी का, तो चूंकि सऊदी एज अ पार्ट ऑफ जीसीसी है, सऊदी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। अगर समथिंग दैट हैज नथिंग टू डू विद जीसीसी, तो सऊदी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। एज अ स्टेटमेंट भी देख लीजिए या फिर कोई बयान भी देना होगा तो सऊदी आप यूजुअली आप देखेंगे कि नहीं बोलता है। और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश से जो खद्दामा आते हैं, खद्दामा यानी कि हाउसमेट्स, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से आते हैं। क्लीनर्स, हाउस मेड्स, क्लीनर्स वगैरह जितने आते हैं वो सब बांग्लादेश से आते हैं। बांग्लादेश से बहुत बड़ा लेबर फोर्स आता है सऊदी अरब को और दुबई को, यूएई को। तो जब इनका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है ही नहीं, ना इनका इंटरेस्ट है, ना इनका स्टेक है, तो सऊदी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, सीधी बात है। कौन इंटरेस्टेड है? यूएस इंटरेस्टेड है। यूएस क्यों इंटरेस्टेड है? यूएस चाहता है कि जो बांग्लादेश वाला जो एरिया है प्लस जो नॉर्थ ईस्ट हमारा जो बेल्ट है इंडिया का, वीक हो जाए, मगर उसमें यूएस का इंटरेस्ट ये है कि वो चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया के इन पार्ट्स को वो अपने साइड लेना चाहता है, ठीक है। और जो सारी मिशनरी एक्टिविटीज होती रहती हैं क्रिश्चियन मिशनरीज की नॉर्थ ईस्ट में,
मणिपाल, नागालैंड, सिक्किम सब वगैरह साइड में अमेरिका 7 कनेक्शन स्टेट जो है, ये सारा आपको अमेरिकन कनेक्शन लगेगा। जी। तकरीबन कुछ रिपोर्ट्स और रिसर्च ऐसी भी सामने आई है, 500 करोड़ का मिशनरी का पैसा फंसा हुआ है, फ्रीज हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। और थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट ने सारा बंद करके रखा हुआ है अभी, वरना हमारे साउथ में भी इतने कन्वर्जन्स होते थे। आज मुसलमान बोलते हैं कि भाई मोदी गवर्नमेंट ने हम लोगों को दावत के काम करने से रोक दिया है। अरे भाई शुक्र मनाओ, कन्वर्जन बंद किया, वरना 4-5 हजार मुसलमान घर जो है आंध्रा की साइड में क्रिश्चियनिटी में चले गए थे। तो नुकसान तो आपका ही हुआ उल्टा। आपको तो उल्टा थैंक यू बोलना चाहिए मोदी गवर्नमेंट को। तो अच्छा, मुसलमान भी कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियन? बहुत ज्यादा। आंध्रा साउथ इंडिया में 5-5 हजार घर, जस्ट 6-6 हजार घर। प्रोविजंस लेने के लिए, फायदे उठाने के लिए, कि दिल से हो रहे थे क्रिश्चियनिटी में? नहीं, तो ये मुसलमान अगर आप इफ यू आर बोर्न मुस्लिम, बहुत मुश्किल है टू कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी। नहीं, ये जो रीजन होता है ना, आंध्रा कोस्टल रीजन जो होता है, यहाँ पे ज्यादातर काम करने वाले जो होते हैं वो पत्थर फोड़ने वाले, मछुआरे और जो बेचारे गरीब तबका के लोग होते हैं। तो इनको ये लोग लालच पैसे का भी देते हैं, और पैसों के लिए हो जाते होंगे, पर दिल से तो नहीं चेंज होते होंगे। नहीं, आदमी को क्या चाहिए, वो उतना रिलीजन से कनेक्टेड नहीं होता, और ऊपर से इनको इज्जत भी मिलती है ना। इनको किसी को पास्टर बना देंगे, किसी को फादर बना देंगे। और बड़ी मजे की बात क्या होती है, हम काकीनाडा में हमने आंखों से देखा है कि ये बंदा कन्वर्टेड है, तेलुगु है, तेलुगु में स्पीच दे सकता है तेलुगु ऑडियंस को, मगर वो बाजू में ट्रांसलेटर रखा हुआ है, और ये अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में बोल रहा है प्रेज द लॉर्ड, वो साइड से उसको ट्रांसलेट कर रहा है। हालांकि ये तेलुगु में बोल सकता है, मगर ये इंग्लिश में बोल रहा है, इसका ट्रांसलेशन बाजू में जो है तेलुगु में कर रहा है। तो ये सब जो है ड्रामे करते रहते हैं ये कोस्टल साइड में। अभी तो अच्छा खासा इन्होंने बंद कर दिया है। अरे साउथ कोरिया से मिशनरीज आती थी पहले, साउथ कोरिया से कहाँ से। लगता है कन्वर्जन अब थोड़ी बहुत रुकी है? कन्वर्जन अभी भी हो रहे हैं, मगर अच्छा खासा इसके ऊपर रोक लगा दिया गया है। पहले तो ऐसी मिशनरीज कहाँ से उठ के आ जाती थी, और सारा ये ब्लैक व्हाइट का चक्कर चलता था। आपको क्या लगता है, मिशनरीज जब आती हैं या फिर जो जमातें अलग अलग कंट्रीज से आती हैं, तो इसमें क्या होता है बैकग्राउंड में हार्ड कैश, इधर से उधर मूवमेंट, सारे कुछ चलता रहता है। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी जो है ना, ये बड़ा मतलब डेंजरस सिचुएशन हो जाता है। अच्छा, मैंने कल आपने न्यूज में सुना होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी एक पैक्ट साइन हो सकता है, जिस तरीके से सऊदी और पाकिस्तान में हो गया है। आपको लगता है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और ये क्या पैक्ट होगा? देखिए, पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल जो है, ये पिछले 2 महीने में ये बांग्लादेश जा रहे हैं, वहाँ पे मीटिंग्स हो रही हैं। बांग्लादेश के भी मिलिट्री कमांडर को वो लोग बुलाए थे, मीटिंग हुई उन लोगों की। तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखिए जोग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने अभी हाल ही में किसके साथ अलायंस बनाया, अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान को इतना स्ट्रॉन्ग अलाई बना लिया है इन्होंने कि अभी मेडिसिन और ये सब जो भेज रहे हैं, गेहूं भेज रहे हैं, और उनको इतना अफगानिस्तान ने यहाँ तक कह दिया कि अगर इंडियन इन्वेस्टर है तो 5 साल के लिए टैक्स वेव ऑफ है उनके लिए, और बेनिफिट्स बहुत दे रहे हैं अफगानी। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मसला दुरंत लाइन को लेकर चल रहा है। तो इंडिया अफगानिस्तान के साथ स्ट्रॉन्ग एलाई बनाया, तो अब पाकिस्तान 2 तरफ से पैक हो गया, एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ से इंडिया। तो पाकिस्तान भी स्ट्रेटेजिकली क्या कर रहा है, कोशिश ये कर रहा है कि वो बांग्लादेश को मिलाए, ताकि इधर से पाकिस्तान और इधर से बांग्लादेश रहे। ठीक है, तो मगर ये इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बांग्लादेशियों का जो माइंडसेट है वो अलग है, और पाकिस्तानियों का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल अलग है। ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस की, जब तक ये रहेगी तो इंडिया को ये सारी चीज़ों को झेलना पड़ेगा। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि बांग्लादेश की आवाम जागेगी और बांग्लादेश की आवाम उठेगी। और आपको लगता है जिस तरीके का माहौल है वहाँ पे? देखिए, मसला क्या है कि हम ये रेडिकल एलिमेंट्स को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि फिलवक्त गवर्नमेंट उनकी है, और मीडिया कवरेज उनको ज़्यादा मिल रहा है, और वेस्टर्न मीडिया भी उन्हीं को एम्पलीफाई कर रहा है, क्योंकि वेस्ट का इसमें इंटरेस्ट है। मगर आप इन जनरल बांग्लादेशियों को देखेंगे तो ऐसे थोड़ी होते हैं, उनको ये सब चीज़ों से लेना देना है, उनको पैसा कमाना है उनको। अब आप देखिए, रिसेंटली शाहजलाल एयरपोर्ट पे आग लगी थी, तो तकरीबन $4 बिलियन का जो एक्सपोर्ट था वो जल गया। और ये सारे जो H&M और बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं जो अमेरिका वगैरह जाते हैं, वो सारे मेड इन बांग्लादेश ही होते हैं। आप ज़ारा में चले जाइए, पकड़िए, आप देखिए मेड इन बांग्लादेश। तो ये 4 बिलियन का नुकसान हो गया, और लाखों में जो है लोग बेचारे परेशान हो गए। उनको इतना सब नहीं है कि भाई इस्लाम आएगा, वो आएगा। अब मुझे बताइए, एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया बांग्लादेश के अंदर है, सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया।
पूरे एशिया का, बांग्लादेश के अंदर है। मुस्लिम कंट्री है, मुसलमान ज़्यादा है, फिर भी वहाँ पे सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया तो है। आपको लगता है कि जो किडनैपिंग होती है नॉर्थ ईस्ट में, नेपाल में, और कहते हैं वेस्ट बंगाल सर में, सब बांग्लादेश की लेके जाते हैं, बहुत किडनैपिंग होती है ना गर्ल्स की, इसका तो मुझे, ट्रैफिकिंग बहुत होती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आप बात कर रहे हैं, इसका तो मुझे इतना मतलब मैंने कभी स्टडी नहीं की इसके ऊपर, बट आपका एनालिसिस है इसमें तो बिल्कुल सही हो सकता है। मगर ये बात तो है कि बांग्लादेश एग्रेसिव तो है। अभी अगर आप गल्फ में भी देखेंगे तो वहाँ पे कुछ कानून की गैंग्स भी होती हैं, इरिथ्रियंस की, इथोपियंस की, ये चाड वगैरह के जो होते हैं, ये छोटे छोटे गैंग्स बना के लोगों को लूटते हैं अननोन एरियाज में। मगर अगर वो किसी से डरते हैं तो वो बंगालियों से डरते हैं, बांग्लादेशियों से बहुत डरते हैं वो लोग, काली जो ब्लैक गैंग्स होती हैं, क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव लोग होते हैं, मतलब ये किसी की नहीं सुनते। तो आप जो बता रहे हैं कि हो सकता है कि वो जो आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं ये, और वैसे भी वहाँ थोड़ा सा क्राइम रेट ज़्यादा ही है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि रेड लाइट एरिया सबसे बड़ा वहाँ पे, बीइंग ए मुस्लिम कंट्री। तो मैं आपको ये सेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम समझते हैं ना इस्लाम एंड शरिया, ये सब वहाँ के लोगों को मैटर नहीं करता, समझ रहे हैं उनको आप? प्रोग्रेस चाहिए है। प्रोग्रेस नहीं, उनको बस पैसा, मादियत, मटेरियलिज्म, यही चीज़ उनको ज़्यादा मैटर करती है। सबसे ज़्यादा जो गल्फ में जो ये सब उल्टे सीधे धंधे करते हैं, मैं मुस्लिम को पेंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बांग्लादेश में मिक्स है, तो ज़्यादातर जो है बांग्लादेश से ही आपको ज़्यादातर लोग मिलेंगे गल्फ के अंदर। तो बहरहाल मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि सिचुएशन अभी के लिए काफ़ी क्रिटिकल है। और खैर ऐसे तो बहुत लोग आए, बहुत गए, बहुत रिजीम्स इधर से उधर हुए। कुछ कुछ कंट्रीज होते हैं जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की वजह से टिक भी जाते हैं। 2011 में इतने बड़े बड़े रेवोल्यूशंस आए मिडिल ईस्ट के अंदर, इजिप्ट और पता नहीं यमन के अंदर, और लीबिया, सीरिया, सब बर्बाद है। मगर आप देखिए स्टिल यू फाइंड सऊदी, यूएई, कतार अपनी Stable जगह है। वो स्टेबल है। तो इंडिया भी इसी तरीके का एक प्रोफाइल रखता है। तो बांग्लादेश हो जाएगा ठीक है, आपको लगता है कभी हसीना जी यहाँ से जाएंगी वापस बांग्लादेश, जा पाएंगी? देखिए जियोपॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना सही नहीं होता है। सीरिया के बारे में भी एक टाइम पे ऐसा लगता था कि अरे भाई यहाँ पे क्या ये ख़त्म होगा, या फिर ये जो रेवोल्यूशन वगैरह है ये कभी स्टेबिलिटी आएगी। मगर अचानक हमने देखा कि 8 दिसंबर को बशर अल असद रशिया भाग गया, फिर वो अहमद अल शरा जो अलकायदा से एसोसिएटेड था वो जो है पावर में आ गया, ट्रम्प के साथ उसका घुलना मिलना, फिर व्हाटएवर अमेरिका वांट्स वो हो जाता है। मैं यही बता रहा हूँ आपको कि आप कुछ भी चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, रातों रात कुछ भी हो सकता है। अगर अमेरिका चाहेगा कि ये वहां चले जाएं तो वो चले जाएंगे। हाँ ये वो चले जाए, अभी अभी तो वो अमेरिका का इंटरेस्ट उसके अंदर है तो चल रहा है वो। अब जब उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो फिर चेंजेस आएंगे। ओके, थैंक्स सो मच सर। या थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।